पिछले वीडियो में हमने हमारी गैलेक्सी के बारे में जाना। आज हम अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा सौर मंडल मिल्की वे के ओरायन आर्म में स्थित है और ये सूर्य के साथ गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूम रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सौर मंडल आखिर बना कैसे। इससे रिलेटेड कई सिद्धांत है, लेकिन सबसे व्यापक रूप से जो एक्सेप्टेड सिद्धांत है वो नेब्यूलर परिकल्पना यानी नेब्यूलर हाइपोथेसिस है। नेब्यूलर हाइपोथेसिस जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की बात करता है, इसे 1755 में इमैनुअल कांत ने अपनी किताब यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवंस में प्रपोज किया था, जिसे 1796 में पी.एस. लैप्लास ने मॉडिफाइड करके और एक्सटेंड किया। गैलेक्सी में नेबुला यानी निहारिका एक प्रकार का विशाल बादल होता है जो गैस, डस्ट, हाइड्रोजन और हेलियम गैस के साथ अदर हेवियर एलिमेंट से कंपोज्ड होता है। नेबुला को नए स्टार्स की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नए स्टार्स का जन्म होता है। नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारा सोलर सिस्टम भी आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले ऐसे ही एक गैस और धूल के बादल से बना था। ये नेबुला धीरे धीरे घूम रहा था, जो बाद में इसमें मौजूद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सिकुड़ने लगा और कोलैप्स्ड हो गया, जिस वजह से ये और तेजी से घूमने लगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद एक सुपरनोवा यानी एक पुराने तारे की मौत ने इस क्लाउड को डिस्टर्ब किया और ये कोलैप्स होने लगा। ग्रेविटी की वजह से ये गैस और डस्ट एक दूसरे से चिपकने लगे और ये घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी कहते हैं, जिसके कारण इसके सेंटर में मौजूद मटेरियल काफी डेंस और गर्म होने लगे, जिससे सूर्य का फॉर्मेशन होने लगा। गर्म होते हुए सेंटर की तरफ गैस और डस्ट कंप्रेस होते गए और सन बन गया। लेकिन ये सिर्फ सन का फॉर्मेशन नहीं था, इसके अराउंड जो रिमेनिंग पार्टिकल्स थे उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया जिसे हम एक्रीशन कहते हैं। जब ये छोटी छोटी डस्ट और आइस पार्टिकल्स कोलाइड करते गए तो उन्होंने अपने आप को मिलाना शुरू कर दिया, यानी सब आपस में जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये बड़ी बॉडीज यानी प्लैनेटेसिमल बन गए। ये प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराते गए और ग्रो करते गए, यानी प्लैनेटेसिमल बाद में हमारे प्लैनेट्स यानी ग्रहों में विकसित हुए। अब ये सब कुछ इंटरेस्टिंग था, पर ये सब कुछ एकदम से परफेक्ट नहीं था। द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के हिसाब से एक बड़ा प्लैनेटेसिमल अर्थ के साथ टकराया था, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और मून का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ये थ्योरी ये बताती है कि हमारी अर्थ और मून का एक शेयर्ड ओरिजिन है। अगर हम बात करें प्लैनेट फॉर्मेशन की, तो सन के नज़दीक जो जगह थी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर रॉकी प्लैनेट्स बने, जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। ये प्लैनेट्स काफ़ी डेंस और रॉकी है। जबकि डिस्टेंस रीजन्स जो थोड़ा ठंडा था, वहाँ पर गैस जायंट्स और आइस जायंट्स का फॉर्मेशन हुआ। जुपिटर, सैटर्न ये गैस जायंट्स हैं और यूरेनस और नेपच्यून आइस जायंट्स है, जहां पर मीथेन और अमोनिया भी ज्यादा है। सूर्य के जन्म के बाद यह प्रोसेस लगभग 100 मिलियन साल तक चलती रही। प्लैनेटेसिमल एक दूसरे से टकराते गए और बड़े होते गए। इस प्रोसेस में सब कुछ केओटिक था, कोलिजन्स, इम्पैक्ट और बहुत सारी चीजें, मगर धीरे धीरे सब कुछ अपने ऑर्बिट में सेट हो गया। आज भी हमारी सोलर सिस्टम में छोटे बॉडीज हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, जो उस वक्त के लेफ्ट ओवर मटेरियल्स है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कभी कैसे फॉर्म हुआ था। सोलर ये वर्ड लैटिन वर्ड सोलैरिस से आया है, जिसमें सोल का मतलब सन और सोलर का मतलब ऑफ द सन या सूर्य से रिलेटेड होता है। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के साथ 8 प्लैनेट्स और 200 से ज्यादा मून्स है। इसके अलावा इस फैमिली में छोटे बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और डॉर्फ प्लैनेट भी मौजूद है। ये सभी ग्रह और दूसरे बॉडीज गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य से बंधी है। आइए जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है।
जिसके आसपास 8 प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन प्लैनेट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं इनर प्लैनेट्स जो रॉकी प्लैनेट्स है, दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट्स जो गैस और आइस जायंट्स है। इनर प्लैनेट्स में मर्क्यूरी, वीनस, हमारी अर्थ और मार्स शामिल है। इसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसके बाद आउटर प्लैनेट शुरू होते हैं जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। इसके बाद काइपर बेल्ट है जहां प्लूटो और दूसरे डॉर्फ प्लैनेट मौजूद है। सोलर सिस्टम का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है वो है ऑर्ट क्लाउड, जहां आइसी ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स होते हैं। माना जाता है ऑर्ट क्लाउड स्फेरिकल बबल जैसे है जिसमें हमारी सोलर सिस्टम है। अब बात करते हैं हमारे सन की। हमारा सूर्य हमारी सोलर सिस्टम के केंद्र में एक मैसिव स्टार है जो मेजरली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, जिसमें इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी और लाइट रिलीज होती है। यही सूरज की एनर्जी का सोर्स है। जिस प्रकार अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसी प्रकार सूरज भी रोटेट करता है, लेकिन इसकी रोटेशन कुछ अलग है। हमारा सन एक सॉलिड बॉडी नहीं है, जिस वजह से सूरज के अलग अलग हिस्सों का रोटेशन स्पीड अलग होता है। जो एरिया सूरज के पोल्स के पास होते हैं वो धीरे घूमते हैं और जो इक्वेटर के पास होते हैं वो तेज घूमते हैं। ये रोटेशन सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके कारण सनस्पॉट और सोलर फ्लेयर जैसे फिनोमिना होते हैं। हर 11 साल में यह मैग्नेटिक साइकिल कंप्लीट होता है। सन से हमारी पृथ्वी पर लाइट आने को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हमारे सन और अर्थ का एवरेज डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अर्थ और सन के इसी एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU कहते हैं और एक AU इज इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर्स होता है और इसे हम सोलर सिस्टम में डिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं। सन का डायमीटर लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सन का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख अर्थ समा सकते हैं। अगर बात करें सूर्य के स्ट्रक्चर की तो सूर्य के स्ट्रक्चर में टोटल 6 मेन लेयर्स होती है, जिनमें 3 इनर लेयर्स और 3 आउटर लेयर्स है। इनर लेयर्स में कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन शामिल है और आउटर लेयर्स में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना शामिल है। सूर्य के केंद्र में कोर है, यानी सूर्य का इंजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यही होती है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कोर के बाद रेडिएटिव जोन है जहाँ एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर की तरफ रेडिएट होती है और एक फोटॉन को कोर से बाहर निकलने में लाखों साल लग सकते हैं। रेडिएटिव जोन के बाद कन्वेक्टिव जोन है। यहाँ गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे आता है। अब चलते हैं आउटर लेयर्स की तरफ। फोटोस्फीयर यह है सूर्य का विजिबल सरफेस, जहां से हमें रोशनी मिलती है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो यही लेयर हमें दिखती है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्रोमोस्फीयर है। ये एक रेडिश लेयर होती है जो ग्रहण के टाइम दिखती है और लास्ट में जो लेयर है उसे कोरोना कहते हैं। ये सूर्य की सबसे आउटर लेयर है, सुपर हॉट और ग्लोइंग, जिसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है और इसी से निकलती है सोलर विंड्स। ये लेयर सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। सन के जो सबसे नजदीक का ग्रह बुध यानी मर्क्यूरी है। सन से मर्क्यूरी का एवरेज डिस्टेंस 58 मिलियन किलोमीटर है और इसका डायमीटर सिर्फ 4880 किलोमीटर का है, हमारी अर्थ से भी आधा, जो मर्क्यूरी को सोलर सिस्टम का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट बनाता है। इस प्लैनेट का एक दिन अर्थ के 59 डेज के बराबर का होता है, लेकिन उसका एक साल सिर्फ 88 डेज का होता है, यानी मर्क्यूरी 88 डेज में ही सूर्य का एक चक्कर लगाता है।
बात करें यहाँ के टेम्परेचर की तो एक बात ध्यान देने वाली है कि मर्क्यूरी के पास थिक एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को रोक सके। इसलिए दिन के समय मर्क्यूरी का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात के समय तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मर्क्यूरी का अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई मून नहीं है। अर्थ ट्विन प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह यानी वीनस सूर्य से दूसरा प्लैनेट है और ये साइज और स्ट्रक्चर में अर्थ के जैसा है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन वीनस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट काफी टॉक्सिक है। वीनस को सूरज के चक्कर लगाने में लगते हैं 225 अर्थ दिन। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीनस अपने एक्सिस पर बहुत धीरे घूमता है, इसलिए यहाँ एक दिन होता है लगभग 243 अर्थ डेज जितना। इसका मतलब वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। वीनस पर घूमने का डायरेक्शन भी अलग है, ये उल्टा घूमता है। वीनस का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। इस वजह से वीनस का टेम्परेचर 465 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बनाता है। इस प्लैनेट पर जो बारिश होती है वो एसिड की होती है क्योंकि वीनस के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मर्क्यूरी की तरह ही वीनस का भी अपना कोई मून नहीं है, लेकिन इंसानों ने वीनस को समझने के लिए कुछ स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं। वीनस पर सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश था सोवियत यूनियन। उनका मिशन था वेनेरा सीरीज। नासा के मैगेलन मिशन ने 1990 में वीनस का डिटेल्ड सरफेस मैप बनाया। वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे घर की। हमारा घर इकलौता प्लैनेट जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। यह सोलर सिस्टम में सूर्य से तीसरे नंबर का प्लैनेट है। अर्थ के पास अपना नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून यानी चांद कहते हैं, जो अर्थ से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अर्थ की एस्टिमेटेड एज 4.6 बिलियन साल मानी जाती है। अर्थ का 29% सरफेस सतह यानी जमीन वाला है, जबकि 71% सरफेस पानी से कवर्ड है, इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ की इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर है, जबकि अर्थ की पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर है। इसीलिए अर्थ गोल नहीं बल्कि उसका अपना यूनिक शेप है, जिसे हम जियोइड या अर्थ लाइक शेप कहते हैं। अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमने को यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, यानी अर्थ का एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है। और अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। लेकिन हम अर्थ का एक साल 365 दिन का कंसीडर करते हैं और बचा हुआ टाइम हम हर साल 4 साल में एक दिन ऐड करके लीप ईयर कंसीडर करते हैं, जो 366 डेज का होता है और जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। अर्थ की रिवॉल्यूशन वेलोसिटी है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। अगले वीडियो में हम अर्थ के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं इनर प्लैनेट में लास्ट प्लैनेट की, जिसे हम मंगल यानी मार्स कहते हैं। यह एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा से हमारे क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहा है। मार्स यानी मंगल ग्रह। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका सरफेस आयरन ऑक्साइड से भरा हुआ है, जो इसे लाल रंग देता है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का छोटा ग्रह है और ये अर्थ के बाद आता है। सन से मार्स की एवरेज डिस्टेंस लगभग 227.9 मिलियन किलोमीटर्स है। मार्स का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। एवरेज टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है और ऑक्सीजन बहुत कम होती है। बात करें इस ग्रह के साइज की तो मार्स का साइज अर्थ से छोटा है। इसका डायमीटर लगभग 6,779 किलोमीटर है। वहाँ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 38% है। इसका मतलब अगर आपका वजन अर्थ पर 60 केजी है तो मार्स पर वो सिर्फ 22.8 केजी ही होगा। मार्स के 2 छोटे मून्स भी हैं जिनके नाम फोबोस और डीमोस है।
पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा माउंटेन मार्स पर ही मौजूद है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन। ये हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। साइंटिस्ट आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी या फ्यूचर में लाइफ हो सकती है। वहाँ पानी के कुछ साइन मिले हैं और इसी वजह से मार्स पर रिसर्च अभी भी चल रही है। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए कई कंट्रीज ने मिशन भेजे हैं, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, जिसे हम मंगलयान मिशन भी कहते हैं, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था। यह मिशन हिस्टोरिक था क्योंकि इंडिया पहला ऐसा देश बना जो पहली बार में मार्स पर सक्सेसफुल मिशन भेज पाया। साथ ही सोवियत यूनियन, यूएसए और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद मार्स तक पहुंचने वाला चौथा देश बना, और वो भी सबसे कम बजट में। मार्स के बाद एक रीजन आता है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जो हमारे सोलर सिस्टम में एक नेचुरल बॉर्डर के जैसे काम करता है। एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसा एरिया है जो मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड है। यहाँ लाखों छोटी बड़ी स्पेस रॉक्स यानी एस्टेरॉइड्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आसान भाषा में समझे तो एस्टेरॉइड छोटे रॉकी बॉडीज होते हैं जो एक प्लैनेट बनने के प्रोसेस में बचे हुए टुकड़े हैं। इनमें से काफी पुराने और अनटच्ड रॉक्स भी होते हैं, लगभग 4.6 बिलियन साल पुराने। एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है सीरियस, जिसका डायमीटर लगभग 940 किलोमीटर है। सीरियस इतना बड़ा है कि इसे डॉर्फ प्लैनेट भी क्लासिफाई किया गया है। अब जानते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह के बारे में, जुपिटर, जिसे हिंदी में हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5th प्लैनेट है और साइज में सबसे बड़ा है। अकेले जुपिटर का मास बाकी सारे प्लैनेट के कंबाइंड मास से 2.5 गुना ज्यादा है। जुपिटर का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1,42,984 किलोमीटर है। जुपिटर को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने को सिर्फ 10 घंटे लगते हैं, यानी इसका एक दिन अर्थ के 10 घंटों का है। और ये सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, लेकिन इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 अर्थ ईयर्स लगते हैं। ये प्लैनेट एक गैस जायंट है जो मेजरली हाइड्रोजन और हेलियम से कंपोज्ड हुआ है। जुपिटर का सबसे फेमस फीचर है ग्रेट रेड स्पॉट, एक मैसिव स्टॉर्म जो लगभग 350 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। यह स्टॉर्म इतना बड़ा है कि पूरी अर्थ इसके अंदर फिट हो सकती है। जुपिटर के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती है। ये एक गैसियस प्लैनेट है। इसके कोर में हो सकता है कि एक सॉलिड मेटेलिक कोर हो, लेकिन सरफेस पर सब कुछ गैस और लिक्विड फॉर्म में होता है। सैटर्न यानी शनि ग्रह की तरह ही जुपिटर के पास भी रिंग्स है। जी हाँ, जुपिटर के पास भी रिंग्स है, लेकिन सैटर्न जैसे क्लियर नहीं है। ये थिन और फेंट रिंग्स होती है जो मोस्टली डस्ट से बनी है। जुपिटर के पास 95 मून्स है, जिसमें सबसे फेमस 4 गैलीलियन मून्स है। इन 4 मून्स को गैलीलियन मून्स इसलिए कहते हैं क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने 1610 में इन्हें टेलीस्कोप से पहली बार देखा था। इनके नाम हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा। गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। अब बात करते हैं एक और मैजेस्टिक और आइकॉनिक प्लैनेट की, जिसे हम उसके ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए जानते हैं, सैटर्न यानी शनि ग्रह। सैटर्न को उसके स्पेक्टेकुलर रिंग्स के लिए जाना जाता है। ये रिंग्स मोस्टली आइस और डस्ट पार्टिकल से बनी होती है और इतनी वाइड है कि दूर से भी टेलीस्कोप में इजीली विजिबल होती है। सैटर्न सूर्य से 6 नंबर का प्लैनेट है और इसका डायमीटर अराउंड 1,20,500 किलोमीटर है। सैटर्न का रोटेशन पीरियड यानी एक दिन 10.7 घंटों का होता है और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड यानी सूर्य के अराउंड घूमने में इसे 29.5 अर्थ ईयर्स लगते हैं। जुपिटर के तरह ही ये भी गैस जायंट है जो मेनली हाइड्रोजन और हेलियम से कंपोज्ड हुआ है। सैटर्न की डेंसिटी बहुत कम है। हाइपोथेटिकली समझे तो अगर आप इसे एक बड़े पानी के टब में डाल दो तो ये फ्लोट करेगा। इट इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न के रिंग्स 7 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी रिंग्स। इनमें से ए और बी सबसे प्रोमिनेंट है।
सैटर्न के पास 146 कंफर्म्ड मून्स माने जाते थे, लेकिन हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने सैटर्न के 128 नए मून्स की खोज की, यानी सैटर्न के पास 274 मून्स है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा। सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। इसके पास अपना थिक एटमॉस्फेयर भी है। सैटर्न के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कैसिनी हाइगन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे ऑड प्लैनेट में से एक, जो एक आइस जायंट है, यूरेनस, जिसे हम हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। यूरेनस एक गैस जायंट नहीं बल्कि टेक्निकली एक आइस जायंट है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया और वाटर आइस ज्यादा होते हैं और इसका कलर मीथेन की वजह से ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है। सूर्य से यूरेनस 7th प्लैनेट है, जिसका डायमीटर नियरली 50,724 किलोमीटर है और इसका रोटेशन पीरियड यानी एक दिन 17 घंटों का होता है और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड यानी एक साल 84 अर्थ ईयर्स जितना होता है। ये प्लैनेट मेनली हाइड्रोजन, हेलियम और आइसी मटेरियल से कंपोज्ड है और ये सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -224 डिग्री सेल्सियस है। हमारी अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्रीज पर टिल्ट होकर घूमती है, लेकिन यूरेनस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरेनस का एक्सियल टिल्ट लगभग 98 डिग्रीज का है, यानी ये साइड में लेटे हुए घूमता है। और सैटर्न के अलावा यूरेनस के पास भी 13 फेंट रिंग्स है, लेकिन ये काफी डार्क और थिन है, इसलिए इजीली दिखाई नहीं देती। यूरेनस के पास 27 मून्स है। अब तक सिर्फ नासा का वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ही यूरेनस के पास से फ्लाई बाय कर चुका है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे प्लैनेट को जो सबसे दूर है, सबसे ठंडा है और जहां सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती है, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8th और सबसे दूर का ग्रह है, जो सन से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये एक आइस जायंट है, जस्ट लाइक यूरेनस, जिसमें मेनली हाइड्रोजन, हेलियम और आइसी कंपाउंड्स होते हैं। नेपच्यून का कलर डीप ब्लू होता है। मीथेन गैस की वजह से ये कलर यूरेनस से भी ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। इस प्लैनेट का डायमीटर अराउंड 49,244 किलोमीटर्स है और इसका रोटेशन पीरियड यानी एक दिन अराउंड 16 घंटों का होता है। नेपच्यून का रिवॉल्यूशन पीरियड यानी एक साल अर्थ के 165 साल जितना है, यानी इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने को 165 ईयर्स लगते हैं। और यहाँ का तापमान अराउंड -218 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून की सबसे खास बात है इसका वेदर सिस्टम। यहाँ विंड्स की स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, जो सोलर सिस्टम की फास्टेस्ट विंड है। जुपिटर की तरह नेपच्यून पर भी एक स्टॉर्म सिस्टम पाया गया है, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है। ये एक मैसिव स्टॉर्म था जो 1989 में वोयेजर 2 ने ऑब्जर्व किया था। नेपच्यून के पास भी 6 फेंट रिंग्स है, लेकिन ये काफी थिन और डार्क होती है और इसके पास 14 मून्स है, जिसमें सबसे बड़ा मून है ट्राइटन। अब तक नासा का सिर्फ वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ही नेपच्यून के पास से 1989 में फ्लाई बाय कर चुका है। जाते जाते एक ऐसे प्लैनेट की बात करते हैं जो पहले हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ऑफिशियली प्लैनेट से डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो को 1930 में क्लाइड टॉम्बर्ग ने डिस्कवर किया था और उसे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट घोषित किया गया। वैसे हम प्लूटो को प्लैनेट समझे या ना समझे, इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो नेपच्यून के बाद काइपर बेल्ट में है। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2376 किलोमीटर है और ये सूर्य से अराउंड 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसका रोटेशन पीरियड यानी एक दिन अराउंड 6.4 अर्थ डेज जितना है। इसका रिवॉल्यूशन पीरियड यानी एक साल अर्थ के 248 ईयर्स जितना है, यानी इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने को 248 ईयर्स लगते हैं। प्लूटो का सरफेस मोस्टली आइस एंड रॉक से बना होता है और यहाँ फ्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिले हैं। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर अराउंड -229 डिग्री सेल्सियस है।
यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत थिन होता है और मोस्टली नाइट्रोजन का बना होता है, लेकिन यह एटमॉस्फेयर सन से डिस्टेंस के हिसाब से एक्सपांड या कोलैप्स होता रहता है। प्लूटो के पास 5 नोन मून्स है, जिसमें शेरॉन सबसे बड़ा मून है जो प्लूटो के साइज का आधा है। प्लूटो और शेरॉन का सिस्टम इतना यूनिक है कि इसे डबल डॉर्फ प्लैनेट सिस्टम भी कहा जाता है। नासा का न्यू होराइजन मिशन 2006 में लॉन्च हुआ था, जो 2015 में प्लूटो के पास से फ्लाई बाय करके प्लूटो और उसके मून्स को एक्सप्लोर किया। इस मिशन ने हमें प्लूटो के सबसे क्लियर इमेजेस और डिटेल्ड सरफेस डेटा दिया। तो ये था हमारे सोलर सिस्टम का ओवरऑल सफर। वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने मिला होगा। इस लेक्चर के नोट्स और एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।